जाऊंगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लताड़ा कि बेचारा स्वार्थ विरूद्ध हुआ सा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो, बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हो। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपए दिए जाता हूँ, दाता दीन ले ले तो देकर भरपाई लिखा लेना। कितने रुपए देते जाता हूँ कि इतना ही दाता दीन का निकलता है। इसके ऊपर तुमने 1 पैसा भी दिया तो फिर मुझसे 1 पैसा भी नहीं पाओगे। मैं परदेश में इसलिए नहीं पढ़ा हूं कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमा कमा कर भरता रहूं। देखो, बाप को ये बात बुरी लगेगी, पर बात भी सही कह रहा है। शोषण का विरोध नहीं करता है। मैं कल चला जाऊंगा, इतना कह देता हूं, किसी से 1 पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। किसी को कुछ मत देना। मंगरू, दुलारी, दाता दीन सब सभी से 1 रुपया सैकड़े सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई थी। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा, 2-4 दिन और रहकर ऊख की बोनी करा दो, कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो जाना। गोबर ने सांझ जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपया रोज का घाटा हो रहा है, यह भी समझती हो। यहाँ बहुत बहुत 2-4 आने की मजूरी ही तो करता हूँ। और अब की मैं मेरी राजकुमारी को भी लेके जाऊंगा, जुनिया को लेके जाऊंगा। वहां मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है, तो खाना वाना बना दिया करेगी। यही तो कह के ले जाएगा ना, भाई रोटी कौन बनाएगा। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहां अकेले कैसे घर संभालेगी, कैसे बच्चे की देखभाल करेगी। अब बच्चे को देखो कि अपना सुविधा या अपनी आसानी देखूं, सुविधा आसानी देखूं। मुझसे चूल्हा नहीं फूका जाता। ले जाने के लिए नहीं रोकती, लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, न कोई आगे न पीछे, सोचो कितना झंझट है। परदेश में संगी साथी निकल के आ जाते हैं। अम्मा क्या बोलता है अपने माँ बाप को, अम्मा और दादा। यह तो स्वार्थ का संसार है, जिसके साथ 4 पैसे का गम खाओ वही अपना, खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। क्या बात कही है, बात में दम है। जहां चले जाओ, कोई नई जगह हो, 2-4 रुपए खर्च करो, तुम्हारे अपने बनने वाले बहुत हैं, और जेब में चौनी नहीं है तो माँ बाप भी ठीक से ना पूछे। यहां से देखो, रेखांकित करो इसको। यह तो स्वार्थ का संसार है, जिसके साथ 4 पैसे का गम खाओ वही अपना, खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई, उसके सिर से पांव तक आग लग गई। बोली, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसे की यारों में समझ लिया। आंखों देख रहा हूं, नहीं देख रहे हो। माँ बाप का मन इतना निठुर नहीं होता है। ऐसे करके नहीं, माँ में और उसमें थोड़ा खटास सा हो गया। लेकिन ये देखो, क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया, मैंने तो 1 पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले इतने बड़े हो गए, पालने में तुम्हारा क्या लगा। देखो भाई, कैसे बोल रहा है गोबर, ज्यादा बोल रहा है। जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बंधा था, और अब तुम चाहती हो, और दादा भी चाहती है कि मैं सारा कर्जा चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं। ऐसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने के लिए ही है, मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। ओहो, चुन्नू का बाप, एक बच्चा क्या पैदा हो गया, ससुरा मेरा भी बाल बच्चा है। नहीं, जिम्मेदारी तो पूरी बहनों की उठानी चाहिए। अरे मेरा क्या है। ऐसे बच्चे बड़े होकर ही बोल देते हैं, तुमने हमारे लिए किया क्या है। अरे ससुरा, तुझको पैदा किया, सबसे बड़ी बात तो ये है। तू कहां था इस धरती पर। पैदा करना ही अपने आप में लाखों काम कर देने के बराबर होता है। पर उसके बाद में पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, घर दिया, प्लॉट दिया, और अंत में कहते क्या किया है, कोई खास नहीं किया, सब करते इतना तो। बाप की जिंदगी झंड हो गई करते करते। न जवानी जी पाया, न बेचारा कोई खेल कूद पाया। और बेटे 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 बड़ा हो गए बोलते था क्या किया मेरे लिए, और 99% बेटे बोल रहे हैं। ये बात और है। बोल दिया ना। धनिया सुनकर धनिया सन्नाटे में आ गई। एक क्षण उसके जीवन का मृदु स्वप्न, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, टूट गया वो स्वप्न। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास की एक छटा खिली रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता, व्यवहारों में उदारता आ गई थी।
भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई, लेकिन ये सब तो तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। ले भाई, धनिया जैसी क्रांतिकारी महिला बेचारी, उसको भी ठिकाने लगा दिया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया? अरे जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सफर को पार करना चाहती थी, वह नौका ही टूट गई तो किस सुख के लिए जिए? तो धनिया को अपना जीवन ही आसार दिखाई दे रहा है। ऐसी हालत हो गई है। और बात बेटे ने घुड़का दी, ऐसे नहीं है। बहू झुनिया जो कितनी सज्जन बनी डोल रही थी, जरा उसकी बात सुन लो। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा मैं नादान नहीं हूं, झुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। कि भाई झुनिया तेरे को मंत्र पढ़ा देगी, तुम उसे नाहक कोस रही हो। देखो, इससे पहले देखना क्या कोस रही हो। दुखित स्वर में बोली, ये मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा, तुम तो ऐसे न थे। धनिया बोल रही है गोबर को, माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारी हैं, घर तुम्हारा ही है, बाहर का कौन है? और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे? घर की मर्यादा बनाए रखोगे तो तुम्ही को सुख होगा। आदमी घर वालों के लिए ही तो धन कमाता है, और किसी के लिए? अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। मैंने जानती थी दुनिया नागिन बनकर हमी को, दुश्मन तू मेरा। दुनिया ने कुछ सिखा दिया होगा, ऐसा लग रहा है सासू को, और कुछ तो कहा ही होगा। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा मैं नादान नहीं हूं, जुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी, तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पांवों में बेड़िया नहीं डाल सकता। जुनिया भी कोठरी से निकलकर बोली, अम्मा। गूंगी भेरी का मोटा में जबान आ गई, मार पकड़ के चोटी उसी टाइम बाहर निकाल देती, डोलरी लटका गए। आ गई ऐसी भक्के। लेकिन देखो, जुलाई का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो। वाह, क्या मुहावरा दिया है देखो। जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो। अधिक ताकत, लिखो इसको, लिखो, नोट करो। किसी ताकतवर से नाराज होकर, किसी ताकतवर से नाराज होकर कमजोर पर गुस्सा उतारना। किसी ताकतवर से नाराज होकर, किसी ताकतवर से नाराज होकर कमजोर पर गुस्सा उतारना। क्योंकि ताकतवर पर तो गुस्सा उतार नहीं सकता, कि नाराज तो गोबर पे हो रही है और गुस्सा मेरे पे उतार रही हो, कमजोर गरीब पर। तो किसी ताकतवर से नाराज होकर, जुलाई ताकतवर होता है, दाढ़ी बहुत छोटा होता है, ठीक है। किसी कमजोर पर गुस्सा उतारना। कोई बच्चा नहीं है कि मैं इसे फोड़ लूंगी, अपना भला बुरा सब समझते हैं। देख लो समझाने वाले को। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का कुछ सुख चाहते हैं। सबकी लालसा होती है कि हाथ में चार चार पैसा मिलेगी। अभी इसको ले जाके गोबर लखनऊ में ये धुनेगा, बहुत मजा आएगा। धनिया के यहाँ प्यार मिल रहा है, बच्चे की देखभाल कर रही है सासू। और धनिया का तो यही था, भाई बच्चे को कैसे पालेगी पोसेगी, नया शहर है, वहां कौन अपने होते हैं। गांव वाले तो कहते भी हैं कि शहर वाले कौन अपने होते हैं। धनिया ने दांत पीस कर कहा, अच्छा जुनिया बहुत ज्ञान बघार, अब तू भी अपना भला बुरा सोचने लग गई है क्या? जब यहां कर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी, तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था? उस घड़ी हम ही भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता भी नहीं होता, है ना। इसके बाद तो संग्राम छिड़ गया। ताने महने, गाली गलौज, थुक्का गजियत, कोई बात न बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता था। पार्टियां बदल गई, आमने सामने हो गया मामला। हौरी बरोठे में बैठा सब कुछ सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी, पुनिया और कई स्त्रियां बीच बचाव करने आ पहुंची। गर्जन के बीच में कभी कभी बूंदे भी
चिल्लाने के साथ साथ धनिया रो भी जाती है ना। दोनों ही अपने अपने भाग्य को रो रही थी। दोनों कौन हो गई आमने सामने? सास बहू। देखो बिगड़ैल है। धनिया से तो हमको पूरी सिंपैथी है, लेकिन जूनिया के साथ तो हमारी सिंपैथी नहीं जुड़ रही भाई। उसको ऐसे टाइम पे आश्रय दिया जिस टाइम तलैया या कुआं ही बचता था उसके लिए। दोनों ही ईश्वर को कोस रही थी और अपनी अपनी निर्दोषता सिद्ध कर रही थी। जूनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई है, क्योंकि अब उसके दुश्मन उसके दोस्त लगेंगे अपने, जिन्हें धनिया ने कहीं का नहीं छोड़ा था। नहीं समझे बात? भाई धनिया के विरोध में थे ना ये तो हीरा शोभा। हीरा शोभा को धनिया खूब कोसती थी। अब जो धनिया के शत्रु हैं वो जुनिया के मित्र हैं, क्योंकि अब शत्रु धनिया है। धनिया की आज तक किसी से न पटी थी, तो जुनिया से कैसे पट सकती है? धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जनमत जुनिया की ओर था। शायद इसलिए कि जुनिया संयम हाथ से जाने न देती थी, और धनिया तो ममता बहुत है पर क्रोध में अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। धनिया आपे से बाहर थी, शायद इसलिए भी कि जुनिया अब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी। और जनता किसको सलाम ठोकेगी? हाँ देख लो भाई। अब सुनो मेरी बात, कोई किसी का सगा नहीं है इस जमाने में। अब ये गौरी नाम है इसका। अब गौरी ये कह रही है कि सर कामायनी और कुरुक्षेत्र कब तक हो जाएगा? इसकी शादी नहीं हुई होगी, वरना सगाई के टाइम ही पूछ लेती कि फेरे कब पड़ रहे हैं, है ना? यूं तो धन्यवाद नहीं दे रही है कि गुरुजी ऐसे कौन आज हिंदुस्तान में पढ़ाएगा कि आपने गोदान को लगा दिया और इस बात से आप विचलित नहीं हो रहे हो, खड़े हो, भौंक रहे हो, चिल्ला रहे हो, स्टोरी सुना रहे हो ताकि गोदान दिमाग में उतर जाए कि सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे। अब पूरे हिंदुस्तान में गोदान ऐसे कोई पढ़ा दे। ऐसे पढ़ाने के बाद में ये तो चिंता नहीं है कि गोदान हमारा ढंग से पूरा हो रहा है, अब होने वाला है। अब कुरुक्षेत्र की चिंता है, कामायनी की चिंता है। अब कोई इनसे ये पूछे कि इससे पहले बिहारी पढ़ लिया, पूरा याद है तो क्वेश्चन पूछ लूं। सूरदास पढ़ लिया, भ्रमर की सार पढ़ लिया, वो तो कंठस्थ याद हो गया होगा, कुछ तो बच नहीं रहा होगा। अब कुरुक्षेत्र में लड्डू फूटेंगे तुम्हारे, अब कामायनी में बर्फी मिलेगी तुमको। कम से कम क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है तुमको। यहाँ तो बेचारी वैसी टेंशन हो रही है कि इतनी बढ़िया सास है, बहू जो है बेइज्जत कर रही है, इसकी तकलीफ नहीं है तुमको। और तुमको कामायनी कुरुक्षेत्र कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक चाहिए तुमको? 30 अप्रैल के बाद में ना मैं तुम्हारी शकल देखूंगा ना तुम मेरी। तो तुमको पता ही चल गया इस चीज का कि 30 अप्रैल को गुरुजी फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं, हमारा कोर्स पूरा हो रहा है। अब तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि गोदान 5 दिन चले या ना चले? तुमको तो डेडलाइन दे ही दी ना, कहते जाएगा गुरुजी कुरुक्षेत्र कामायनी। तो क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? गोदान उपन्यास से कोई आनंद नहीं ले रहे हो तो ये टाइम पास है, तो इसको रहने दो। गोदान तो मैं 2 दिन में कर देता, पात्रों के नाम लगा के फ्री कर देता। कम से कम अपना भला बुरा सोचना सीखो तुम लोग। अब तक हो जाएगा गुरु जी, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, लड्डू है खा लो, बर्फी है, कलाकंद है। दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। बताओ मतलब क्या बेसरवापन होता है ये। लिख ले कब तक हो जाएगा? 30 अप्रैल दोपहर 12 बजे लिख ले, और न तेरा गोदान हो जाएगा, सब हो जाएगा, पूरा सब हो जाएगा। तू तो गोदान की बात कर रही है, हम तो वीर सत्सई की कामायनी की बात कर रही है। हम तो वीर सत्सई सब कुछ करा देंगे। तू तो वीर सत्सई का नाम क्यों नहीं ले रही? सूर्यमल मिश्र ने तेरी भैंस खोली है क्या? बता, कमाल कर दिया, शर्म नहीं आ रही तुझको? है मीरा पदावली के बारे में नहीं चिंता करी ले, मीरा राजस्थान की है, शंभुनाथ मनोहर ने संपादन किया है। भाई मीरा कब तक हो जाएगी ये नहीं पूछा, वीर सत्सई कब तक हो जाएगी ये नहीं पूछा, सुकुल जी ने तेरा घर बिगाड़ दिया, सुकुल जी के 3 निबंध कब तक हो जाएगी ये नहीं पूछा, कामायनी कुरुक्षेत्र कब हो जाएगा? अब कर दिया ना पूरा मैंने ढंग से। अब कुछ और बच रहा हो तो वो भी पूरा करवा लेना। वो तो नहीं गोदान पढ़ लिया तो भारी टेंशन में है, यहाँ तो आग लग रही है कलेजे में। इतनी बढ़िया सास है, कितना कुछ किया है, और ये बदमाश जो है
खुद मतलब जूनियर बनने पे सिद्ध कर रही है अपने आप को। हमको इस दुनिया पे गुस्सा आ रहा है। अब 2 मिनट का ब्रेक लो। अब पानी वानी पियो। 2 मिनट का आराम से ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो, फिर पूरा करेंगे। इस उपन्यास को पढ़ते समय आपने एक बात तो नोट किया होगा कि जब कहानी शहर की चलती है तो उसे पढ़ने का मन भी नहीं करता, लेकिन जब कहानी गांव की चलती है तो उस अंश को छोड़ने का मन ही नहीं करता। इससे यह साबित होता है कि प्रेमचंद को ग्रामीण कथा लिखने में जितनी सफलता मिली है उतनी शहरी कथा में वो सफल नहीं हो पाए। देखो यदि, अरे नहीं बच्चे, मूड ऑफ की बात नहीं है, वो तो तुमको मैं ये कह रहा हूं कि जब हम जिस विषय को पढ़ रहे होते हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए। अब तो इसी महीने में पूरा कोर्स हो ही रहा है अपना, दिक्कत ही कहाँ है। और कल संडे को फर्स्ट ग्रेड का कोर्स हो जाएगा, मंडे को आपका टाइम सुबह 7 से 11 और लंबी क्लास हो जाएगी आपकी। अब तो इसी महीने आपको बुला रहा हूं मैं, है ना। हाँ, कल संडे को तुम अवकाश रखना, कल ग्रेड फर्स्ट का बैच पूरा करा देते हैं। इसमें टाइम लगना ही था, इसमें सवालों का कुछ निश्चित पता नहीं है, अकेले गोदान से न जाने कितने सवाल आ जाएं, ये है। अच्छा, इस उपन्यास का जो शीर्षक है गोदान, इससे आप संतुष्ट हो कि इसका शीर्षक इससे बढ़कर भी कुछ हो सकता था, या ये नाम सबसे सार्थक है? बताओ क्या सोचते हो। अब गोदान, देखो पूरा संघर्ष चलता है गाय के लिए, और जो व्यक्ति जीवन में गाय प्राप्त खुद नहीं कर पाया, इतना इतना करने के बाद भी उसी व्यक्ति से मरते समय ये उम्मीद की जाती है कि गोदान करा दो। इसको बोलते हैं सांस्कृतिक शोषण। ये जो गोदान नाम है ना, ये अपने आप में सांस्कृतिक शोषण को सिद्ध करता है, ये है। और गांव का कोई भी किसान होता है, चाहे उसके पास 1-2 बीघा भी खेत होता है, तो उसके घर में आपको आंगन में गाय या भैंस जरूर मिलेगी, चाहे एक ही बांधे वो। और इसका वो मत करना, आप आलस मत करना, अभी समय बहुत है। अभी तो तुम्हारे पास में पूरा मई और पूरा जून पड़ा है, तो ये गोदान जिसके पास नहीं है, तो 150 रुपए का आ रहा है, इसको जरूर ले लेना आप लोग। आगे भी कोई कंपटीशन दोगे, नेट जेआरएफ का भी दोगे या कॉलेज लेक्चर का भी दोगे, तो गोदान सब जगह है।
हाँ वो टेस्ट का सॉल्यूशन वो कर लेंगे यार, वो कर लेंगे। अभी थोड़ा सा अपना टारगेट है कि अपन को इसके 2-3 अंक और पढ़ने हैं, और अंकों में तो बहुत नाम मात्र के चिन्ह लगाने हैं आपको, यहां से आगे इंपोर्टेंट कम हो जाते हैं। तो अभी इसका 1 घंटा तो रीडिंग करो, और हो गए, फ्री हो गए, ब्रेक पूरा हो गया। कल तो संडे है, कल तो आपकी छुट्टी रहेगी है ना, इसलिए कोई नहीं। हाँ भाई, तो अब हो गया ब्रेक आपका पूरा, अब आ जाओ। तो कुल मिलाकर धनिया और झुनिया में अच्छी ठन गई है। तब औरी ने आंगन में आकर कहा कि मैं तेरे पैरों पड़ता हूं धनिया, चुप रहे, मेरे मुंह में कालिख मत लगा। हाँ अभी मन ने भरा हो तो और सुन। दुनिया फुंकार मारकर उधर दौड़ी, तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले, मैं ही दोषी हूं, यह तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम बदल गया, जो छोटों के मुंह लगे वह छोटा, धनिया किस तरह से दुनिया को छोटा मान ले। हौरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा वह छोटी नहीं बड़ी सही, जो आदमी नहीं रहना चाहता उसे क्या बांध कर रखोगी। देखो माँ बाप का धर्म है लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर देना, वह हम कर चुके, अब उनके हाथ पांव हो गए, तू क्या चाहती है वे दाना चारा लाकर खिलाएं। माँ बाप का धर्म 16 आना लड़कों के साथ है, लड़कों का माँ बाप के साथ एक आना भी धर्म नहीं है। जो जाता है उसे आशीष देकर विदा कर दे, हमारा भगवान मालिक है, जो कुछ भोगना बदा है भोगेंगे। देखो भाई, 40 और 7 यानी कुल कितना, 47 इसी तरह रोते धोते कट गए। 10-5 साल है वह भी यूं ही कट जाएंगे। ऐसा लगता है प्रेमचंद अपने जीवन के बारे में बता रहा है। शुरुआत में उसको 40 साल का दिखाया है हौरी को, अब इन बातों को 7 साल और हो गए हैं, 47 साल का है। हौरी कितने साल का है, 47। अब हौरी 47 का हो गया तो गोबर कितने साल का हो जाएगा, तो 16 में 7 जोड़ दो, 23। लेकिन गोबर की उम्र तो कितनी है, 16 साल, ये ध्यान रखना, वो तो 16 साल का रहेगा। तो इन चीजों को 7 साल हो गए हैं। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था, इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है। माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहे तो अब वह उसका मुंह भी ना देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बंध गया, झुनिया ने भी चुंदरी पहन ली, अरे पूरी बन ठन के जाएगी।
चुन्नू भी टोप और फ्रॉक पहन करके राजा बन गया। ऐसे करके साहब हौरी ने बड़े ही भावुक आर्द्र कंठ से कहा कि बेटा, तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिन माता के पांव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा? जिस माता की कोख से जन्म लिया और जिसका रकत पीकर पले हो, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते? गोबर ने मुंह फेर कर कहा कि मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। उद्दंड हो गया है ना गोबर थोड़ा। हौरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहां रहो सुखी रहो। जोनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों को आंचल से छुआ। धनिया के मुंह से आशीष का एक शब्द भी ना निकला। उसने आंखें उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिए आगे आगे था, जोनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक आए। क्यों जंगी को नहीं ले गया? और सबको आश्वासन दिया किसी को लेकर गया। हाँ, चालाक चीज है गोबर, बिल्कुल आधुनिक पीढ़ी की तरह। और धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर के समान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो। बैठकर रोने के लिए भी स्थान न बचा हो। इस प्रकार भाग 21 में, 20 में तो गोबर गया था घर, 21 में भी गोबर घर ही था, और 22 में मामला वह शहर की तरफ चला आया है। अब इधर 22 में क्या है, इधर राय साहब के कन्या के विवाह की बात हो रही है। शहरी कथा आ जाने से कोई कोई गद्यांशी है इसमें देखने के लायक। तो राय साहब के घर में किसकी चर्चा चल रही है? राय साहब की कन्या के विवाह की बात हो रही है। इलेक्शन भी सिर पर आ पहुंचा है, वगैरह वगैरह। इधर देखिए, 18 वर्ष की हो गई थी कन्या की अवस्था। कहां दिख रही है? 18 वर्ष की हो गई है कन्या की अवस्था, 18 वर्ष की हो गई है। और केवल हाथ में रुपए न रहने के कारण अब तक उसका विवाह टलता जाता था। बड़े आदमियों के बड़े खर्चे, इनको पैसा बहुत चाहिए शादी ब्याह करने के लिए। इनका खर्च का अनुमान कहां तक का है बताओ? 1 लाख रुपए का। यहाँ 300 300 400 400 कर्ज में लोग मर रहे हैं। 1 लाख का कर्ज है भाई बड़े आदमी का। और जिसके पास जाते वही बड़ा सा मुंह खोलता। मगर हाल में एक अच्छा अवसर हाथ में आ गया है। वो कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी मर गई। तो ये तो पत्नी मर गई तो विदुर है, उसको ब्याह देगा, खर्चा कम हो जाएगा। देख लो भाई, कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी। ये यक्ष्मा कौन सा रोग होता है? टीबी का रोग, राज यक्ष्मा। अब तो टीबी का इलाज खूब हो गया है सफल। और कुंवर साहब अपने उजड़े घर को जल्द से बसा लेना चाहते थे। सौदा भी बारे से तय हो गया। देखो शादियों के सौदे होते हैं भाई। और कहीं शिकार से हाथ से निकल ना जाए, इसलिए लग्न में विवाह होना, बहुत जल्दी जल्दी विवाह हो जाए। एक को कम खर्च करने पड़ रहे हैं, एक को माल मिल रहा है। तो कुंवर, इसकी बेटी की शादी किससे होगी? कुंवर दिग्विजय सिंह से होगी, ये उल्लेख मिला है। इधर राय साहब की ये विशेषता बताई दी है कि वह राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था उन्होंने। ये देखो, राय साहब काउंसिल के मेंबर थे ही, यों भी प्रभावशाली थे। राष्ट्रीय संग्राम में अपने त्याग का परिचय देकर श्रद्धा के पात्र बन चुके थे। ऐसे करके साहब, राय साहब ने अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता खोज लिया है। और फिर इसमें आपको दूर दूर तक कोई ऐसा कथन नहीं दिख रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। हाँ, लेकिन ये मेहता ने खन्ना की खुशामद का जो ये आया है, कई पन्ने निकाल लो। मेहता ने खन्ना की खुशामद,
ये देखो राय साहब, अमरपाल का प्रतिद्वंदी कौन है? खन्ना के पास में आया है वो कि मैं तुम्हारे द्वार पर सर पटक कर प्राण दे दूंगा। खन्ना इतना समझ लो, तुम्हारे भरोसे मैंने प्रोग्राम बांधे हैं, तुम निराश कर दिया तो जहर खाना पड़ेगा। मैं सूर्य प्रताप सिंह के सामने घुटने नहीं टेक सकता। कन्या का विवाह तो 2-4 महीने टल सकता है, लेकिन मुकदमा दायर करने के लिए अभी काफी वक्त है। लेकिन इलेक्शन सर पे आ गया है, तो खन्ना से सहयोग लेना चाहता है। प्रतिद्वंदी कौन बताया गया है इलेक्शन में? सूर्य प्रताप सिंह। और मेहता ने खन्ना की खुशामद। खन्ना पैसे वाला तो है ही। तुम्हें मिल गया क्या? और ऊपर करूं क्या? ये रहा। मेहता ने खन्ना की खुशामद का पहलू अख्तियार किया। यहां देखो, इसमें देखो, मेहता ने खन्ना की खुशामद का पहलू अख्तियार किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है खन्ना जी। कौन बोल रहे? मेहता। अभी इस काम में नहीं शरीक होना चाहते ना सही, लेकिन कभी ना कभी जरूर आएंगे। लक्ष्मीपतियों की बदौलत ही हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती है। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक किसने इतनी धूमधाम से चलाया? इतनी धर्मशालाएं और पाठशालाएं, इतनी धर्मशालाएं पाठशालाएं कौन बनवा रहा है? आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकारें उनके हाथ का खिलौना है। मैं भी आपसे निराश नहीं हूं। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जेल जा सकता है, उसके लिए 2-4 हजार खर्च कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तय कर लिया है कि इस साला का बुनियादी पत्थर, जो साला बनवाई जाएगी, उसका बुनियादी पत्थर गोविंदी देवी के हाथों रखा जाए, उससे उद्घाटन करवाया जाए। इसको रेखांकित कर लो। और फिर इसके बाद में मालती ने परिहास के स्वर में कहा, 2 पन्ने बाद है। मालती ने परिहास के स्वर में कहा, ये देखो, ये वाला निकालो। मालती ने परिहास के स्वर में कहा। खन्ना और मालती के बारे में बात चलती है, तो खन्ना को लगता है कि मैं मालती को पैसे के प्रभुत्व में लेके अपनी तरफ मिला लूंगा या इस पे अपना प्रभाव जमा पाऊंगा। 1-2 पन्ने निकाल करके पैराग्राफ अलग ही दिख जाएगा आपको। और ये तो ये मान लो खत्म होने वाला है, लास्ट का ही पेज में है, इस अंक के लास्ट के पेज में है। मालती ने प्रयास के स्वर में कहा, खुदा करे मैंने गलत समझा हो, क्योंकि अगर मैं उसे सच समझ लूंगी तो तुम्हारे साई से भागूंगी। मैं रूपवती हूं, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। घमंड तो है इसको रूप का, है ना? तुम भी कौन? खन्ना। वह मेरी कृपा थी कि जहां मैं औरों के उपहार को लौटा दिया करती थी, तुम्हारी सामान्य से सामान्य चीज को भी धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी। मतलब खन्ना जो है वो मालती को बराबर गिफ्ट देता है और वो उस गिफ्ट को स्वीकार कर लेती है। तो उसको लगता है खन्ना को, मालती तो मेरी हो गई। तब मालती उसके इस भ्रम को तोड़ती है, क्या कह करके देखो। वो क्या कहती है पूरा पढ़ लो, पर रेखांकित उसी को करना कि वह मेरी कृपा थी कि जहां मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारी सामान्य से सामान्य चीजें भी धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी और जरूरत पड़ने पर तुमसे रुपए भी मांग लेती थी। अगर तुमने अपने धनोन्माद में इसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। यह पुरुष की प्रकृति अपवाद नहीं कि पुरुष होता भी ऐसा है, ऐसे वो अर्थ निकाल लेता है। मगर यह समझ लो, देखो भाई मालती का कथन,
मगर यह समझ लो कि धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई और न कभी पाएगा। तालियां इस बात पर। बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात कही है। तो जो लोग ये मान लेते हैं कि स्त्री तो रुपए की है और रुपए से कुछ भी हो सकता है, वो धन कुबेरों के लिए ये संदेश जाता है कि सौंदर्य की कीमत धन नहीं लगा सकता। ये तो मन मिलने की बात है तभी है, क्योंकि ये समझ लो कि धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई है और न ही धन पाएगा। धन कभी इतना प्रभावी नहीं हो सकता। ये बात मालती के मुंह से कहलवाई है ना, ध्यान रखना। और खन्ना तो एक ही एक शब्द में मानो धरती भर गज गज भर धंसते जा रहे थे। ज्यादा चोट सहन करने का जीवट न था, लज्जित होकर बोले मालती तुम्हारे पैरों पड़ता हूं, अब और जलील ना करो, और ना सही तो मित्र भाव तो बना रहने दो। यह कहते उन्होंने दराज से चेक बुक निकाली और 1,000 लिखकर डरते डरते मालती की तरफ बढ़ाया। मालती ने चेक लेकर निर्दय व्यंग किया, मेरे व्यवहार का मूल्य है या व्यायामशाला का चंदा? अच्छा, शाला कौन सी खुल रही है? स्कूल नहीं है, व्यायामशाला है, जिम। इसका उद्घाटन किससे चाहता है मेहता? गोविंदी से। खन्ना सजल आंखों से बोले, अब मेरी जान बख्शो मालती, क्यों मेरे मुंह पर कालिक पोत रही हो? तो मालती ने जोर से कहा मारा, देखो डांट बताई और 1,000 रुपये भी वसूल कर लिए। आप तो कभी शरारत नहीं करोगे ना? कभी नहीं, जीते जीत तो कभी नहीं। कान पकड़ो, कान पकड़ता हूं। ऐसे करके मालती भी गजब है। और ये अंक पूरा चला जाता है। 23वें अंक में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना आती है। इस अंक में हौरी गीत गाता है जो बहुत वेदना और विषाद से भरा हुआ है। सुनो, तुम लोगों ने 19वां जो अध्याय था ना, इसमें 19वां जो अंक था उसके बारे में लिख लो, या तो 19 पे चले जाओ आप या फिर पेन से लिख लो। इस उपन्यास का सबसे छोटा खंड 19वां है। इस उपन्यास का सबसे छोटा खंड 19वां है। सबसे छोटा खंड 19वां है, जिसमें गोबर के चरित्र में शहरी हवा लगने, जिसमें गोबर के चरित्र में शहरी हवा लगने, गोबर के चरित्र में शहरी हवा लगने और मिर्जा खुर्शीद की शराबी प्रवृत्ति, और मिर्जा खुर्शीद की शराबी, मिर्जा खुर्शीद की शराबी प्रवृत्ति को दिखलाया गया है ना। 20वें में गोबर वापस आई गया था, 20वें अंक में आप लोगों ने लिख लिया। 21वें अंक में होली के अवसर पर स्वांग रचना, सबकी नकल उतारी ना गांव के लोगों की, बड़े बड़े लोगों की। तो 21वें अंक में होली के अवसर पर स्वांग रचना, होली के अवसर पर स्वांग रचना, बाईसवें अंक में जो हमने पिछला पढ़ा है उसमें राय साहब की विविध समस्याएं, राय साहब की विविध समस्याएं, जैसे कन्या विवाह, इलेक्शन और दीवानी मुकदमा। राय साहब की विविध समस्याएं, जिसमें कन्या का विवाह है,
इलेक्शन है, दीवानी मुकदमा, इन सब का उल्लेख मिलता है, इन सब का उल्लेख मिलता है ना। दीवानी मुकदमा इन सब का चित्रण मिलता है। अब 23वें अंक में आ जाओ। 23वें अंक में जो घटना घटती है, लिख लो, हौरी का एकमात्र गीत 23वें अंक में आता है। हौरी का एकमात्र गीत 23वें अंक में आता है। एकमात्र गीत है जो कौन से अंक में आता है? 23वें अंक में आता है। और ये 23वां जो अंक है, इसी में मालूम चलता है कि कभी युवावस्था में हौरी भी किसी को प्रेम करता था, और वो उसी के गांव की भाभी है, दुलारी सऊआइन, जो आज पैसे वाली बनी बैठी है। एक जमाने में हौरी इसका छलिया हुआ करता था। तो लिख लो, हौरी दुलारी सऊआइन सॉफ्ट कॉर्नर। हाँ, इसको ऐसे लिख लो, हौरी दुलारी सऊआइन, हौरी दुलारी सऊआइन के सॉफ्ट कॉर्नर का उल्लेख। सोना का विवाह। सोना कौन है? हौरी की बेटी। तो लिखो, सोना का विवाह गोरी मेहता के बेटे मथुरा से। सोना का जो विवाह है वो हौरी महतो के बेटे मथुरा से तय हो गया। गौरी मेहता, हाँ भाई, हौरी और गौरी मेहता समधी समधी हुए। तो सोना का विवाह गौरी मेहता के बेटे मथुरा से तय हुआ। लिख लिया?